दोस्तों कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं अर्थात सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। दोस्तों आज हम पढ़ते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक किया करो और वीडियो पर कमेंट किया करो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोजन के नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल का मतलब रासायनिक और कॉम्बिनेशन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के नियम। इन नियमों को दोस्तों ढंग से समझना। पहली बात तो ये आई कि साहब रासायनिक संयोजन क्या होता है। जैसे आपके पास दो पदार्थ है, एक पदार्थ ए है और एक पदार्थ है बी, और दोनों आपस में जुड़ करके एक नया पदार्थ सी बना रहे हैं, तो ये रासायनिक संयोजन है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। यदि दो पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई तीसरा पदार्थ बनाते हैं तो इसे क्या बोलेंगे? संयोजन, रासायनिक संयोजन। तो यहाँ क्या हुआ है? क्या क्या घटना हुई है, क्या कुछ हुआ है, इसको कौन समझाएगा? ये नियम समझाएंगे, रासायनिक संयोजन के नियम। दो पदार्थ आपस में जुड़ करके किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ये रासायनिक संयोजन है और इससे संबंधित नियम हमें पढ़ने हैं। तो दोस्तों रासायनिक संयोजन के नियम आप पढ़ रहे हो और पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसका? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो दोस्तों आप पहला नियम पढ़ोगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास का मतलब द्रव्यमान, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण और लॉ मतलब नियम। तो पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दोस्तों ये नियम जो था ये लेवोसियर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, जो एक फ्रांस का वैज्ञानिक था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यह नियम, एक एक बात को समझते हुए, यह नियम 1789 में, तो ये बहुत पुराना नियम है, 1789 में फ्रांस के वैज्ञानिक लेवोसियर ने दिया। फ्रांस के वैज्ञानिक क्या नाम था? लेवोसियर। लेवोसियर ने दिया, एक फेमस वैज्ञानिक है ये। तो जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है आप डायरेक्ट याद रखो, लेवोसियर ने दिया, सन याद रखने की जरूरत नहीं है। तो लेवोसियर नाम के वैज्ञानिक ने दिया। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि किसी अभिक्रिया में, अभिक्रिया जानते हो? अभिक्रिया देखो, जैसे मैंने अभी लिख रहा था A + B से बन रहा है C, ये एक अभिक्रिया है। अभिक्रिया में तीर के चिन्ह होता है, तीर के चिन्ह के लेफ्ट हैंड साइड में लिखे होते हैं क्रिया कारक और राइट हैंड साइड में लिखा होता है उत्पाद। मतलब किसी अभिक्रिया में तीर का चिन्ह होता है ना, उससे पहले लिखा होता है क्रिया कारक और तीर के चिन्ह के बाद लिखा होता है उत्पाद। अच्छा, अभिक्रिया में होता क्या है? अभिक्रिया में क्रिया कारक आपस में क्रिया करते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं।
अभिक्रिया के प्रारंभ में कौन होते हैं, मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे प्रारंभ में क्रिया कारक होते हैं। अभिक्रिया के अंत में कौन होता है, उत्पाद। क्रिया कारक उत्पाद बना लेते हैं, तो अभिक्रिया के अंत में क्रिया कारक नहीं होते, उत्पाद होते हैं। और अभिक्रिया के प्रारंभ में उत्पाद नहीं होता, क्रिया कारक होते हैं। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, ये नियम ये कहता है क्रिया कारक आप जितना, जैसे आपने क्रिया कारक लिए 50 ग्राम, तो उत्पाद भी 50 ग्राम ही बनेगा। ये नियम ये कहता है कि जितने क्रिया कारक हम अभिक्रिया में प्रयुक्त करते हैं, जैसे हमने अभिक्रिया में, दोबारा सुन लो, 50 ग्राम क्रिया कारक लिए तो उत्पाद भी 50 ग्राम ही बनेगा। अर्थात ये नियम कहता है अभिक्रिया के दौरान या अभिक्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाले क्रिया कारकों का द्रव्यमान निर्मित उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। समझ गए? मतलब ये क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मतलब द्रव्यमान संरक्षित रहता है, द्रव्यमान फिक्स रहता है। अर्थात आप जितना क्रिया कारक लोगे उतना ही उत्पाद बनेगा, मतलब ना उत्पाद घटेगा ना उत्पाद बढ़ेगा। अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहता है, द्रव्यमान फिक्स रहता है। क्रिया कारक आपने अभिक्रिया के लिए 100 ग्राम प्रयुक्त किए तो उत्पाद भी 100 ग्राम बनेगा। तो ये नियम समझ गए होंगे, सिंपल सा है। ये नियम यही कहना चाहता है किसी अभिक्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाले क्रिया कारकों का द्रव्यमान निर्मित उत्पादों के द्रव्यमान के समान होता है। ठीक है, तो हम बात ये भी लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाले क्रिया कारकों का द्रव्यमान ठीक है, निर्मित उत्पादों के द्रव्यमान के समान होता है। मतलब प्रयुक्त क्रिया कारकों का द्रव्यमान निर्मित उत्पादों के द्रव्यमान के समान होता है। अर्थात इसका मतलब ये निकला, जैसे आपने, ये कोई अभिक्रिया है, A + B से बन रहा है C + D। इसमें क्रिया कारक है A और B और उत्पाद है C और D। A आपने 50 ग्राम लिया, B आपने 20 ग्राम लिया, तो क्रिया कारक आपने कुल कितने ग्राम लिया है, 70 ग्राम। तो ये उत्पाद भी 70 ग्राम ही बनेंगे। अब ऐसा हो सकता है ये 40 ग्राम बने, ये 30 ग्राम बने, पर ये बनेंगे कितने, 70 ग्राम। मतलब ये निष्कर्ष आया कि किसी पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा होता, जैसे आपने क्रिया कारक लिए 70 ग्राम और उत्पाद बन रहा होता 80 ग्राम, तो इसका मतलब पदार्थ बनाया जा रहा है। समझ रहे? और क्रिया कारक 70 ग्राम लेते और उत्पाद 60 ग्राम ही रह जाता, तो यहाँ पदार्थ नष्ट हो रहा है। यहाँ ना तो पदार्थ उत्पन्न हो रहा है ना ही नष्ट हो रहा है, केवल पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहा है। मतलब जहाँ पदार्थ A और B थे वो C और D में कन्वर्ट हो गए, पर वो भी A और B भी 70 ग्राम थे और C और D भी 70 ग्राम है। मतलब पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हुआ, मतलब पदार्थ ना ही उत्पन्न हुआ और ना ही नष्ट हुआ। उत्पन्न जब होता पदार्थ, जब हम A और B लेते 70 ग्राम और C और D बनता 80 ग्राम, तो कितना पदार्थ उत्पन्न होता, 10 ग्राम। अगर हम लेते A और B 70 ग्राम और उत्पाद बनता C और D 60 ग्राम, तो कितना पदार्थ नष्ट हो जाता,
10 ग्राम। पर ये नियम तो ये कहना चाहता है कि पदार्थ न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। मतलब आप 70 ग्राम पदार्थ लोगे तो 70 ग्राम ही बनेगा। मतलब पदार्थ न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। मतलब पदार्थ को न तो आप बढ़ा सकते हो और न ही घटा सकते हो। 70 ग्राम आप पदार्थ लोगे तो नया पदार्थ भी 70 ग्राम ही बनेगा। तो ये नियम ये कहना चाहता है, ढंग से समझ लो, हम कह सकते हैं अर्थात इस नियम के अनुसार बात को समझोगे तो समझ में आएगी। इस नियम के अनुसार पदार्थ न तो उत्पन्न किया जा सकता है व न ही नष्ट। मतलब पदार्थ को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो, केवल आप पदार्थ को परिवर्तित कर सकते हो। जैसे आपने 70 ग्राम पदार्थ लिया तो 70 ग्राम नया पदार्थ बन जाएगा। पदार्थ परिवर्तित करा जा सकता है, उत्पन्न नहीं किया सकता, नष्ट नहीं किया सकता। मेरे शब्दों को पकड़ो, इनकी बारीकी को पकड़ो। क्लियर? अच्छा, अब ये नियम सही है या नहीं है, बात ये आई। ये नियम तो दे दिया लेवोसियर ने कि भाई क्रिया कारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब ये नियम सही है या गलत है, इसकी चर्चा करते हैं। तो ये नियम सही है? तो देखो, अब ये नियम सही है क्या, इसके लिए चेक करते हैं। तो निम्न प्रयोग इस नियम की सत्यता की पुष्टि करते हैं। तो हम कुछ प्रयोग करते हैं और इन प्रयोगों से देखते हैं, हम कुछ प्रयोग करने वाले हैं। कुछ प्रयोग इस नियम की सत्यता की पुष्टि करते हैं। हम कुछ प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि ये नियम सही है या गलत है। करते हैं क्या, देखते हैं, देखो चलो। तो हम करते हैं सबसे पहले प्रयोग नंबर 1। ठीक है? अच्छा, हमने एक फ्लास्क लिया। ये कोई फ्लास्क है, ठीक है? इसमें बर्फ ली हमने, मान लो ये बर्फ ली। क्या ली इसमें? बर्फ। और ये बर्फ है 10 ग्राम। ठीक है? अब एक काम करो, बर्फ ले ली 10 ग्राम। अब इस फ्लास्क को आप गर्म कर दो तो ये बर्फ पिघल जाएगी। ये लो, इसमें ये बर्फ पिघल गई। बर्फ से क्या बन चुका है? जल। पर अब इस जल का वजन भी 10 ही ग्राम आएगा। मतलब क्या हुआ, यहां पर एक अभिक्रिया चली। कौन सी अभिक्रिया चली? अभिक्रिया ये चली, बर्फ से क्या बना? जल। तो क्रियाकारक कौन था? बर्फ। और उत्पाद कौन है? जल। बर्फ भी 10 ग्राम थी और उत्पाद भी, प्रयोग कर सकते हैं, जल भी 10 ग्राम ही होगा। तो ये प्रयोग इस नियम की पुष्टि करता है कि क्रियाकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के क्या होता है? समान होता है। समझ गए इस प्रयोग को? मैंने अपन लिख सकते हैं, हम 10 ग्राम बर्फ एक फ्लास्क में, एक बंद फ्लास्क में लेकर गर्म करते हैं। तो हम देखते हैं कि निर्मित जल का द्रव्यमान भी 10 ग्राम होता है। अतः यह प्रयोग इस नियम की पुष्टि करता है कि यह नियम सही है। सही है भाई? अगर मान लो ऐसा होता, बर्फ हम 10 ग्राम लेते और जल बन जाता 12 ग्राम, तो ये नियम गलत हो जाता। बर्फ हम 10 ग्राम लेते, जल बन जाता 8 ग्राम, तो ये नियम गलत हो जाता। पर ये तो सही है, जितनी बर्फ लोगे उतना ही पानी बनेगा। बात को समझ रहे हो ना मेरी को? तो एक काम करो, जैसे कि जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है इसी तरह से इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
कर लिया। अच्छा, इस प्रयोग के बारे में हम लिख भी लेते हैं अब, है ना। ये नोट कर लिया आपने। है तो ये प्रयोग के ऐसे डायग्राम से बना लिया आपने। तो अब हम नीचे लिख भी सकते हैं, किसी बंद फ्लास्क में, फ्लास्क मतलब बर्तन, है ना, किसी बंद फ्लास्क में 10 ग्राम बर्फ लेकर उस फ्लास्क को गर्म करते हैं। उस फ्लास्क को क्या करते हैं? गरम करते हैं। तो निर्मित जल का द्रव्यमान भी 10 ग्राम होता है। जो जल बना वो भी कितना बना? 10 ग्राम। क्लियर? अतः यह प्रयोग इस नियम, कौन सा नियम? द्रव्यमान संरक्षण के नियम। इस नियम की सत्यता की पुष्टि करता है कि यह नियम सही है। तो ये तो पहला प्रयोग हो गया। अब प्रयोग सेकंड, दूसरा प्रयोग। एक प्रयोग और करते हैं, चलो इस नियम को चेक करते हैं कि ये नियम सही है या नहीं। और ये प्रयोग मेरे द्वारा करा हुआ नहीं, एक वैज्ञानिक था लैंडोल्ट, उसके द्वारा किया गया प्रयोग पढ़ रहे हैं। मतलब इस वैज्ञानिक ने भी चेक किया कि ये नियम सही है या नहीं। तो इस वैज्ञानिक ने क्या किया? इस वैज्ञानिक ने H आकृति की एक कांच की नली ली। देखो ब्लैक बोर्ड पर, H आकृति की एक कांच की नली ली। ये एक H आकृति की कांच की नली है। क्लियर? और इस कांच की नली की एक भुजा में, दो भुजा है इसमें, एक ये रही एक भुजा, एक भुजा में NaCl का विलयन भर लिया। ठीक है? और दूसरी भुजा में इसने AgNO3 का विलयन भर लिया। विलयन कैसे बनाया होगा समझ गए होंगे। जैसे NaCl का विलयन लेना है तो NaCl को पानी में घोल लो, और AgNO3 का विलयन लेना है तो Ag। तो इसने क्या किया? लैंडोल्ट ने एक H आकृति की कांच की नली की दोनों भुजाओं में क्रमशः NaCl व AgNO3 के विलयन लिए। ठीक है? किस किस के विलयन लिए? NaCl व AgNO3 के। ठीक है? हाँ, इन विलयनों का कुल द्रव्यमान माना X ग्राम था, 50 ग्राम था, 50 ग्राम मान लो। मतलब इन दोनों विलयनों का कुल द्रव्यमान 50 ग्राम था। सही है? अच्छा, फिर बाद में उसने क्या किया? कुल द्रव्यमान माना कितना था? 50 ग्राम। दोनों विलयनों का, समझ गए होंगे। अब इसने क्या किया? दोनों विलयनों को मिक्स कर दिया। मतलब इस नली को हिला दिया तो दोनों विलयन आपस में मिक्स हो गए। जैसे दोनों विलयन आपस में मिक्स हुए तो यहाँ पर ये अभिक्रिया चलेगी, ढंग से देखना। NaCl और AgNO3 आपस में क्रिया करेंगे। विलयनों में NaCl और AgNO3 है, तो क्या बनेगा? तो बनेगा AgCl और NaNO3। और AgCl जो बनेगा ये बनते ही पैंदे में बैठ जाता है, क्योंकि ये पानी में घुलता नहीं है। भाई पानी तो है ही है यहाँ पर। तो NaCl और AgNO3 आपस में क्रिया करके AgCl और NaNO3 और AgCl बनते ही अवक्षेपित हो जाता है। मैंने ऐसे चिन्ह लगाया है, इसका मतलब वो पैंदे में बैठ जाता है नीचे। मतलब जब हम
बात को समझने की कोशिश करो। जब हम इन दोनों विलयनों को मिश्रित करते हैं तो यहाँ ये अभिक्रिया चलती है और पेंदे में कौन बैठ जाएगा, पेंदे में AgCl बैठ जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से दिखा रहा हूँ कि पेंदे में बैठ गया कौन, AgCl, ठीक है, और ऊपर क्या भरा हुआ होगा, NaNO3 का विलयन दोनों जगह। अब भाई NaNO3 बन चुका है तो ऊपर तो दोनों जगह NaNO3 का विलयन भरा होगा। अब NaNO3 का विलयन भरा होगा, AgCl पेंदे में बैठ जाएगा। यहां भी कुल द्रव्यमान, यहां भी कुल द्रव्यमान 50 ग्राम ही प्राप्त हुआ था इसको। मतलब आप समझ गए होंगे, उसने ये दोनों विलयन लिए थे, ये कुल कितने लिए थे, 50 ग्राम। तो यहाँ भी 50 ग्राम वजन ही उसको मिला। इसका मतलब क्रिया कारकों का वजन उत्पाद के वजन के क्या था, बराबर था। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, तो आप इस नियम को समझ रहे होंगे डायग्राम से। मतलब लैंडोल्ट ने क्या किया, एक H आकृति की कांच की नली में क्रम से है कांच की नली की दोनों भुजाओं में क्रम से है NaCl व AgCl के विलयन प्राप्त किए। ठीक है, इन दोनों विलयनों को मिश्रित करने पर हमें AgCl का अवक्षेप व NaNO3 का विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, लैंडोल्ट ने क्या देखा, लैंडोल्ट ने देखा कि जितना विलयन उसने प्रारंभ में प्रयुक्त किए थे उतना ही पदार्थ या उतना ही ये पदार्थ उसे कब मिला था, बाद में मिला था। ठीक है, तो इसकी भाषा हम सेट करेंगे लिखते समय। पहले ऐसा करो, इसको नोट कर लो, ये डायग्राम वगैरह में जो भी कुछ लिख रहा है इसी तरह से आप इसे भी नोट करो, फिर आगे हम लिखेंगे। वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब ये लिख लिया आपने। अब हम इसके बारे में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, प्रयोग नंबर 2 पढ़ रहे हो ना आप, यही पढ़ रहे हो, तो अब इसमें लिखते हैं, लैंडोल्ट ने, कौन से वैज्ञानिक ने, लैंडोल्ट ने H आकृति की कांच की नली, H आकृति की कांच की नली की दोनों भुजाओं में क्रम से है, भाषा को समझो है ना, दोनों भुजाओं में क्रम से है NaCl व AgNO3 के विलयन लिए तथा इस नली का द्रव्यमान तोल लिया। मतलब कितना वजन है ये ज्ञात कर लिया उसने। मैंने वो माना कितना लिया, 50 ग्राम। सही है, तो उसने उस कांच की नली का वजन तोल लिया। ठीक है, अच्छा, इस नली को हिलाने पर, जब उसने इस नली को हिलाया तो क्या बना मुझे बताओ। हिलाने पर AgCl का अवक्षेप ये पेंदे में बैठ जाता है। AgCl का अवक्षेप
वह NaNO3 का विलयन बनता है। आपके विलयन किसका होगा? NaNO3 का, AgCl पहले में बैठ जाएगा। NaNO3 का विलयन बनता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब इस नली को उसने पुनः तोला। अब इस नली का द्रव्यमान उसने पुनः तोला। बात को समझो, मैं क्या कहना चाहता हूं, अर्थ समझो। तो नली का द्रव्यमान परिवर्तित नहीं हुआ था। मतलब समझ गए होंगे आप। मतलब नली पहले 50 ग्राम की थी कुल, तो अब भी 50 ही ग्राम की थी। तो नली का द्रव्यमान परिवर्तित नहीं हुआ था। और इससे क्या निष्कर्ष पे पहुंचे आप? इससे ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम सही है, अर्थात क्रियाकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। क्लियर? तो समझो, आप रटने की कोशिश नहीं करो। वीडियो को पॉज करके इस प्रयोग को भी लिख लो। कर लिया? नोट करो वीडियो को पॉज करके। चलो भाई, तो ये बात हमारे समझ में आ गई, ये दो प्रयोग देख करके कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम सही है, अर्थात किसी अभिक्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाले क्रियाकारकों का द्रव्यमान निर्मित उत्पादों के द्रव्यमान के समान होता है। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं, ढंग से पढ़ो हर चीज को। क्वेश्चन है 5.85 ग्राम। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप टेंशन नहीं लें। 5.85 ग्राम NaCl विलयन को, NaCl विलयन है, कितने ग्राम है? 5.85 ग्राम। ये इसका वजन है, द्रव्यमान। कितने ग्राम AgNO3 के साथ, कितने ग्राम AgNO3 के साथ मिलाया जाए, मिलाया जाए कि 14.35 ग्राम AgCl व 8.5 ग्राम NaNO3 विलयन प्राप्त हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5.85 ग्राम आपके पास NaCl विलयन है, उसमें AgNO3 मिला रहे हैं आप, तो आपको 14.35 ग्राम AgCl और 8.5 ग्राम NaNO3 विलयन प्राप्त हो। ठीक है, तो इसलिए पूछा है कितने ग्राम AgNO3 मिलाया जाए इसमें, 5.85 ग्राम NaCl में। हम कह सकते हैं इसका आंसर द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। बात को ढंग से समझो, करने का तरीका देखो मैं कैसे कर रहा हूं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से क्रिया कारकों, यही है ना द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्रिया कारकों का द्रव्यमान बराबर होता है उत्पादों का द्रव्यमान। यही होता है,
भाई द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि क्रिया कारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। अतः रिएक्शन क्या हुई यहाँ पर, NaCl विलयन ने AgNO3 से क्रिया की होगी। अब हाल थोड़ी देर पहले ही ये रिएक्शन पड़ी है। AgCl का अवक्षेप बना होगा और संग में NaNO3 विलयन बना होगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है क्रिया कारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर। NaCl विलयन कितना लिया गया, 5.85 ग्राम। सही है, ये 5.85 ग्राम। अच्छा, इसमें कह रहा है कितने ग्राम AgNO3 मिलाया गया, मान लिया x ग्राम। अच्छा, बराबर उत्पादों का द्रव्यमान, AgCl का द्रव्यमान 14.35 ग्राम और जो NaNO3 विलयन बचा वो है 8.5 ग्राम। तो बात को समझ गए होंगे, क्रिया कारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो हम AgNO3 का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं कि AgNO3 कितने ग्राम लिया गया। अब तो सॉल्व कर लो, x बराबर, इसको पक्षांतर में ले जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 14.35 प्लस 8.5 माइनस 5.85। अब इसको सॉल्व तो आप करोगे और मुझे बताओगे आंसर कितने ग्राम आया। ठीक है, तो इससे आप AgNO3 का द्रव्यमान ज्ञात कर लोगे। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरह से सॉल्व किया है। कमेंट बॉक्स में आंसर नंबर 1 डाल करके इस क्वेश्चन का मुझे आंसर आप दोगे कि कितना आया। इतना तो आप कर ही सकते हो। चलो मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, उसकी आप एक काम करो, पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। जब क्वेश्चन को आप नोट करो तो इसको कंप्लीट सॉल्व कर लो और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर डाल दो। करो ये काम पहले। कर लिया। अब हम पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं जो आपको सॉल्व करना है और वो भी द्रव्यमान संरक्षण का ही है। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाँ, यदि 4.2 ग्राम यदि 4.2 ग्राम NaHCO3 को NaHCO3 इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3 कौन है, नाम याद रखने की कोशिश करो। इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो 4.2 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को 10 ग्राम 10.0 ग्राम मतलब 10 ग्राम CH3COOH ये है एसिटिक अम्ल। फॉर्मूले को याद रखना, नाम याद रखने की कोशिश करो। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, CH3COOH क्या होता है, एसिटिक अम्ल। विलयन में मिलाया गया, मतलब एसिटिक अम्ल का विलयन था 10 ग्राम, इसमें 4.2 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाया गया। यहां तक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एसिटिक अम्ल का विलयन था 10 ग्राम जिसमें 4.2 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 2.2 ग्राम CO2 वायुमंडल में चली गई, मतलब CO2 गैस बनी 2.2 ग्राम जब दोनों को मिलाया अपन ने, और 2.2 ग्राम CO2 किस में चली गई, बनते ही वायुमंडल में। गैस तो वायुमंडल में भागेगी, वायुमंडल में चली गई। तथा 12.0 ग्राम शेष अवशेष प्राप्त हुआ। डायरेक्ट लिखता हूं, 12.0 ग्राम अवशेष प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए कि द्रव्यमान संरक्षण नियम सत्य है।
क्वेश्चन कह रहा है बताइए द्रव्यमान संरक्षण नियम सत्य है। आप समझ गए होंगे सत्य है या नहीं है। अगर ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो समझ गए। मुझे बताओ द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य है या नहीं है। देखो आपने क्या किया इसको समझो। आंसर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट था आपके पास, उसको आपने CH3COOH के विलयन में मिला दिया, सही है। तो 2.2 ग्राम तो CO2 मिली और साथ में अवशेष मिला 12 हमें रिएक्शन नहीं पता, हम तो यही कर रहे हैं। अवशेष मिला 12 ग्राम, सही है। ये आपने 4.2 ग्राम और इसको मिलाया 10 ग्राम एसिटिक अम्ल के विलयन में। तो 2.2 ग्राम CO2 जो उड़ गई, ऐसे चिन्ह लगाया तो उड़ गई, और ऐसे नीचे क्यों लगाता तो अवक्षेप बन गया। CO2 गैस मिली 2.2 ग्राम और अवशेष मिला 12 ग्राम है। अभी अवशेष क्या था हमें नहीं पता, दोनों में रिएक्शन हुई होगी, जो कुछ बना वो अवशेष है। CO2 के अलावा जो कुछ बना वो अवशेष है। अच्छा, अब कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य है या नहीं। तो हम कह सकते हैं यदि क्रिया कारकों का द्रव्यमान निर्मित उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर है तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम सही है। क्रिया कारकों का द्रव्यमान और उत्पादों के द्रव्यमान बराबर आ रहे हैं तो हम चेक करते हैं। चलो करते हैं क्रिया कारकों का द्रव्यमान। पहले क्रिया कारकों का द्रव्यमान निकालते हैं। कितना आएगा बताओ। 4.2 ग्राम प्लस 10.0 ग्राम। आप भी कर सकते हो मुझसे पहले। तो ये आएगा 14.2 ग्राम। अब उत्पादों का द्रव्यमान निकालते हैं। उत्पादों का द्रव्यमान बताइए कितना आएगा। 12 ग्राम और 2.2 ग्राम, मतलब उत्पादों का द्रव्यमान भी 14.2 ग्राम है। तो बताइए द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य है या नहीं है। तो हम नीचे लिख सकते हैं क्रिया कारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के समान है, अतः द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य है। यही तो कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो हम नीचे लिख सकते हैं क्रिया कारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के समान है, उत्पादों के द्रव्यमान के समान है, अतः द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य है, सही है। अगर समान नहीं होता तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या हो जाता, गलत। अतः द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य है। इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करो, पेपर में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। वीडियो को पॉज करो दोस्तों और इसे भी सॉल्व करो, नोट करो। कर लिया। अब बिल्कुल इसी तरह का मैं एक क्वेश्चन आपको खुद देता हूं कि आप करेंगे इसको। दो तो मैंने ही किए हैं, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं जिसको आप सॉल्व करोगे। ठीक है। अब मैं जो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के समान है। थोड़ी सी हिंट तो मैंने पहले से ही दे दी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 ग्राम CaCO3 को 100 ग्राम CaCO3 जानते हो, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको चूने का पत्थर भी कहते हैं। मैं जो बता रहा हूं आपको दिमाग में बैठाना है केमिस्ट्री को सरल बनाने के लिए। कैल्शियम कार्बोनेट कौन है, चूने का पत्थर। तो 100 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर, इसको गर्म किया गया है, गर्म करने पर, तो ये तो हो गया क्रिया कारक।
56 ग्राम CaO कैल्शियम ऑक्साइड तथा 44 ग्राम CO2 गैस प्राप्त हुई। 44 ग्राम CO2 गैस प्राप्त हुई। मतलब हमने जब CaCO3 को गर्म किया 100 ग्राम CaCO3 को, तो उत्पाद बने 56 ग्राम CaO और 44 ग्राम CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहां भी वही सिद्ध करना है। बताइए यहां द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हुआ है या नहीं। आपको देख करके लग गया यार हुआ है पालन, क्रिया कारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर है। तो यहां द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हुआ है या नहीं। है तो कर सकते हैं ना इसको। रिएक्शन ये हो रही है, यहां पर CaCO3 लिया आपने, इसको गर्म किया तो इससे बना CaO प्लस CO2। क्रिया कारक आपने 100 ग्राम लिया तो CaO बना 56 ग्राम और ये कितना बना 44 ग्राम। तो बताइए यहाँ द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हुआ है या नहीं। है कर सकते हो ना, लिख लेना। क्रिया कारकों का द्रव्यमान 100 ग्राम, उत्पादों का द्रव्यमान 56 प्लस 44 बराबर 100 ग्राम। नहीं कर सकते, ऐसे करोगे। क्रिया कारकों का द्रव्यमान, हालांकि एक ही क्रिया कारक है यहाँ पर, कितना है 100 ग्राम, और उत्पादों का द्रव्यमान, उत्पादों का द्रव्यमान निकालो फटाफट, 56 प्लस 44 बराबर 100 ग्राम। तो आगे लिख सकते हो है क्रिया कारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के समान है, अतः यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हुआ है। लिख सकते हैं क्रिया कारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के समान है। बिल्कुल सेम डिटो दूसरा वाला क्वेश्चन है, उत्पादों के द्रव्यमान के समान है, अतः यहां द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हुआ है। वीडियो को पॉज करो, अपलोड करो, फिर आपसे आगे बात करेंगे। हाँ भाई जल्दी करो, कर लिया नोट। तो आपके द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ में आ गया होगा। इसके बाद पढ़ेंगे हम दूसरा नियम। भाई हम रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ रहे हैं, एक नियम पढ़ा है आज। अगर नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा नियम पढ़ेंगे जिसका नाम है स्थिर अनुपात का नियम। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आपके सामने बना करके दे सकता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।